हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा मैं बता रहा था, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने क्लर्क के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा आप सभी जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुरानी बैंक है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, तो सभी को इसमें जॉब करना पसंद है। तो अभी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी आईबीपीएस का फॉर्म फिल ही हो रहा है। इसी बीच में एसबीआई ने भी धमाका कर दिया और उसने भी अपना रिक्रूटमेंट 2025 जूनियर एसोसिएट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो नोटिफिकेशन को पूरा समझने के लिए हम साथियों, जो ये आप पीपीटी देख रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मैंने इसलिए बनाया है और इसलिए इसमें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें सारा कंबाइंड होता है। जनरल कैटेगरी, बाकी जितने भी उसमें आरक्षण वाले और बाकी पूरा मिक्स होता है। तो बाकी इसलिए इसमें करने से फायदा ये है कि आपको बड़ी आसानी से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। खासकर मैं ये एक सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन और जो अपने डिपेंडेंट ऑफ सर्विंग पर्सन, जो अपने शहीद के डिपेंडेंट है, तो और जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, उनको भी बड़ी आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सारे चीज जो पॉइंट हैं, एक सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन और जो जितने सारे मैंने अपने डिफेंस फंक्शन के बारे में बात की, वो सारा एक साथ कंपाइल किया हुआ है और बड़ी आसानी से शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट समय में ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक एक करके इसमें, जैसा कि इसमें मैं बता रहा था कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2025। तो एसबीआई अपने जो क्लर्क की भर्ती निकालती है उसको एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का नाम देती है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। तो जैसे अपनी बोलचाल की भाषा में हम एसबीआई क्लर्क बोल सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का जो मेन हिस्सा है, जो इस वीडियो के माध्यम से हमें समझना है, इसमें सबसे पहले तो उस नोटिफिकेशन, इस फॉर्म की जो डेट्स दी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो महत्वपूर्ण तिथि है, उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम टोटल वैकेंसी के बारे में समझेंगे कि कितनी वैकेंसी है और पिछले कई सालों का वैकेंसी को भी देखेंगे कि किस हिसाब से एसबीआई ने जो हर एक ईयर वैकेंसी निकालती है तो किस प्रकार से उसका सीक्वेंस होता है और कितनी कितनी वैकेंसी निकाली है। बाकी इसमें एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, ये फॉर्म फिल करने के बाद उसमें किस किस को छूट है और किसको कितना लगना है, इसमें एक सर्विसमैन के लिए कितना फी है, क्या है, ये सारा चीज उस नोटिफिकेशन में देखेंगे। उसके बाद एज लिमिट्स की बात करेंगे, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि इसमें एक सर्विसमैन और बाकी सबके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है। इस वीडियो में खासकर एक सर्विसमैन एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन की टोटल कितनी वैकेंसी है, उसको उस टोटल वैकेंसीज के निकाल के देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है, और स्टेट वाइज भी वैकेंसी देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके बाद जो अपने डिपेंडेंट ऑफ जो शहीद हैं, शहीद पर्सन के जो डिपेंडेंट हैं, उनके लिए क्या चीज रहने वाला है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, उनके बारे में अभी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वो किस प्रकार से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या क्या चीज उसके लिए है। और लास्ट में हम इसमें पे स्केल के बारे में समझेंगे, जो सैलरी क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अपने साथी इस मेरे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैं आपको बता रहा था इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, इस नोटिफिकेशन का जो डेट है, नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी किया गया था और ऑनलाइन जो इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट 6 अगस्त को ही शुरू हो गया था। जैसे नोटिफिकेशन आया उसी दिन से ये फॉर्म फिल करना शुरू हो गया। जो इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त 2025, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 20 डेज का ही इसमें एसबीआई ने दिया है। और जो लास्ट डेट फॉर्म फी पेमेंट होता है किसी किसी एप्लीकेशन में, क्या होता है कि जैसे इसमें 26 अगस्त को लास्ट डेट दिया और फी के लिए 2 दिन के बाद और डेट देते, लेकिन नहीं। तो मेरा मानना है कि जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम अपना फी पेमेंट कर दीजिए। वैसे एक सर्विसमैन है तो आगे मैं बताऊंगा, इसमें कोई फी नहीं लगना है। तो आप फॉर्म को, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो फी के लिए फॉर्म को पेंडिंग मत रखिए, उसी टाइम भर दीजिए। कि कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर्म तो भर दिया, आप तब तक आपके दिमाग में होगा कि आपने फॉर्म भर दिया और लास्ट में आपने फी पेमेंट नहीं किया होगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन में जो आपका प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है, जो CBT-1 है, ये एसबीआई ने बोला है कि सितंबर मंथ में कराने के लिए टेंटेटिवली बताया है। इसमें जो मेन एग्जाम को भी इन्होंने कंडक्ट करने के लिए टेंटेटिवली बताया है नवंबर 2025 में। तो ये डेट नहीं आया है। डेट जब हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टू टाइम इस पीरियड में हमें चेक करते रहना, तो इससे पता लग जाएगा आपको। वैसे इसमें वैकेंसी की बात कर लें तो इसमें वैकेंसी, जैसे मैं बता रहा था, जो पोस्ट निकली हुई है जूनियर एसोसिएट क्लर्क सेल एंड सपोर्ट, कस्टमर सेल एंड सपोर्ट। तो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी, एक तो बैकलॉग वैकेंसी होती है जो पिछली वैकेंसी की, और जो एक न्यू वैकेंसी आई है। तो न्यू वैकेंसी में अगर हम बात करें कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो ये एक कंपाइल किया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी 5180 जो फ्रेश वैकेंसी है, उसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए 2255 है, EWS 508 है, OBC 1179 है, SC 450 है और ST 788 है। तो ये फ्रेश वैकेंसी है इस साल की। बात करें बैकलॉग वैकेंसी की तो 86 OBC की थी और SC 91 और ST की 226, यानी कि 403 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो टोटल वैकेंसी 5583 अप्रोक्सीमेटली बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे जो एक सर्विसमैन के लिए इन्हीं वैकेंसी में से न्यू वैकेंसी कितनी है और बैकलॉग वैकेंसी कितनी है। एक सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन और अपने जो शहीद आर्मी पर्सन है उनके डिपेंडेंट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इसमें जो न्यू फ्रेश एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है, ये 5180 के अंदर जो वैकेंसी है 508 वैकेंसी जो है न्यू वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। अब बैकलॉग वैकेंसी 613 वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी और न्यू फ्रेश वैकेंसी को मिला के 1121 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए इसमें निकल के आई है। और अब बात करेंगे जो न्यू वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन और जो डिपेंडेंट हैं अपने शहीद पर्सन के, जो आगे मैं बताऊंगा कि जो शहीद पर्सन है वो कहाँ कहाँ के लिए एसबीआई ने बताया है। तो दोनों को मिला करके इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो डिपेंडेंट होंगे, जो वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की दी हुई जो आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेट वाइज, उसी के अंदर ये डिपेंडेंट जो हैं वो काउंट, उसी के अंदर काउंट है। तो ये दोनों मिला करके न्यू वैकेंसी 214 है, बैकलॉग वैकेंसी 197 है। तो 411 वैकेंसी जो है अपने डिसेबल एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, जैसा मैं बता रहा था एसबीआई क्लर्क लास्ट 8 इयर्स वैकेंसीज। तो ये वैकेंसी 2017 से है इसमें। तो
ऐसा नहीं है जो अपना 5588 वैकेंसी आई है तो ये हर एक साल की अपेक्षा मतलब काफी कम है। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो ठीक है। ऐसे जो 2022 में आया था, 23 में थोड़ा उससे ज्यादा हुआ था, 24 में काफी ज्यादा था। तो इस बार भी हम वैकेंसी माने जो 22-21 का लेवल का ही है, जितनी वैकेंसी उस टाइम आई थी वही है। तो 2017 में 2403 थी, 2018 में 8301 था, 2019 में 9086 था, 2020 की बात करें तो 8308 था, 2021 की बात करें तो 5454 था, 2022 की बात करें तो 5486, 2023 में 8777 और 2024 14,191 वैकेंसी थी। तो ये लास्ट 8 ईयर्स की वैकेंसीज थी एसबीआई ने जो निकाली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो स्टेट वाइज वैकेंसी है, क्योंकि ये मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज छोटा है, क्योंकि ये पूरे पेज में एक साथ मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक ही बार में आपको पूरा क्लियर हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। वैसे मैं इसका पीडीएफ, नोटिफिकेशन का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से बड़ी आसानी से एक एक चीज अपने वैकेंसी के बारे में, स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं कि किस हिसाब से वैकेंसी है सर्कल वाइज। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो ये सर्कल के नाम दिए हैं, गांधीनगर, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ अब्लिक न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, और इसमें यहाँ देख रहे हैं स्टेट भी दिया हुआ है। ये तो सर्कल हो गए आपके, ये स्टेट हो गए, ये तो आपके सर्कल हो गए, और ये जो सर्कल है इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें गांधीनगर में एक ही स्टेट आ रहा है, गुजरात, जिसकी लैंग्वेज है गुजराती। तो गुजराती लैंग्वेज इसलिए लिखा गया है कि आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टेट के हैं, अगर या किसी अदर स्टेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, तो आपको वहां की नॉलेज, जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिए, लोकल लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए, क्योंकि पहले इसका लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता था, लेकिन इस नोटिफिकेशन में एसबीआई ने क्लियर कर दिया है कि आपका टेस्ट होगा। तो ये चीज है कि जिस आप सर्कल, स्टेट या फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने लैंग्वेज भी बता रखा है कि आप अगर गुजरात के हैं तो आपको गुजराती, गुजरात में अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी गुजराती आनी चाहिए। राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लैंग्वेज का आपको, वहां की लैंग्वेज का। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सर्कल है, सर्कल में कौन से स्टेट आ जाते हैं तो ये चीज देख लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो है रेगुलर जो वैकेंसी, जो न्यू वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन, और इसमें डिपेंडेंट भी आ जाएंगे। तो एक जो यहाँ लिखा है एक्सेस, जो शॉर्ट में लिखा है, तो ये है एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के अंदर और डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो ये फ्रेश वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं आपके स्टेट वाइज। तो जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, गांधीनगर, गांधीनगर की जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 22 है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 9 है, और बैकलॉग वैकेंसी कोई भी नहीं है। और जो अमरावती सर्कल है, इसके अंदर आंध्र प्रदेश जो आता है, जहाँ की लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू है, इसमें जो वैकेंसी है, अब इसमें मैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बांट रखी है, और ये टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें टोटल वैकेंसी, चलिए टोटल वैकेंसी भी बता देता हूँ एक बात। गांधीनगर, गुजरात, जो टोटल वैकेंसी 22 है, इसके अंदर एक सर्विसमैन 22 है और डिसेबल एक सर्विसमैन 9 है, और जो बैकलॉग वैकेंसी पिछले साल की नहीं है। अमरावती में आंध्र प्रदेश आ जाता है, जिसके अंदर तेलुगु और उर्दू, और ये सारी जनरल कैटेगरी एसटी, ओबीसी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 310 है, इसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी 31 है और डिसेबल एक सर्विसमैन 13 है, 13, और बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। बेंगलुरु की बात करें तो कर्नाटका
और कन्नड़ लैंग्वेज है। टोटल वैकेंसी 270 है। इसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी 27 है और 12 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें उसके बाद हम बात करेंगे भोपाल के अंदर जो सर्कल है, इसके अंदर आ जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसके अंदर हिंदी दिया गया है। और टोटल वैकेंसी जो मध्य प्रदेश के अंदर 100 है, जिसमें से 10 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए और 4 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर जो वैकेंसी है 190 की है और 19 वैकेंसी सर्विसमैन की है और जो डिसेबल है 8 वैकेंसी है। ऐसे ही आप देख रहे हैं जो चंडीगढ़ अब्लिक न्यू दिल्ली, इसमें जो सर्कल है इसके अंदर हरियाणा आ जाता है, जिसके अंदर हिंदी और पंजाबी है। टोटल 138 वैकेंसी, जिसमें 13 वैकेंसी एक सर्विसमैन, 5 एक सर्विस। जिसमें भुवनेश्वर का आपको जो जैसे छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा था, इसमें डिसेबल में बैकलॉग वैकेंसी है 18 है और 14 जो है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। और चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्कल का जो हरियाणा है, इसका लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी है। टोटल वैकेंसी 138 है, जिसके अंदर जो 13 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए और 5 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो चंडीगढ़ सर्कल है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और पंजाब। जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ लैंग्वेज हिंदी बताया गया है। टोटल वैकेंसी 68 की, 6 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और 3 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो बैकलॉग वैकेंसी कोई भी नहीं है। लद्दाख के लिए इसमें लैंग्वेज बताया गया उर्दू, लद्दाखी, भूती, बुधी। तो टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन की 37, टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन के 3 है, डिसेबल के लिए 1 है, बैकलॉग वैकेंसी कोई भी नहीं है। पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 178 वैकेंसी है, 17 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और 8 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन, बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। जैसे चेन्नई के अंदर आपका जो स्टेट आ जाता है तमिलनाडु, लैंग्वेज तमिल, टोटल वैकेंसी 380 है, 38 वैकेंसी जो आपकी एक्स सर्विसमैन और जो 17 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, बैकलॉग वैकेंसी इसमें नहीं है। इसमें बात करते हैं जो सर्कल हैदराबाद है, जिसके अंदर तेलंगाना आ जाता है। तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू, टोटल वैकेंसी 250 है, जिसमें 25 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 11 है, और बैकलॉग वैकेंसी इसकी एक्स सर्विसमैन की 35 है, 23 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जयपुर के अंदर पूरा राजस्थान दिया गया है। हिंदी है, 260 वैकेंसी है न्यू वैकेंसी, जिसमें 26 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन और 11 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है। और बैकलॉग वैकेंसी में एक सर्विसमैन के लिए नहीं है, लेकिन 27 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है। अब हम बात करेंगे जो सर्कल कलकत्ता है, इसके अंदर वेस्ट बंगाल, ANN, ईस्टलैंड और सिक्किम आ जाते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली और नेपाली आना चाहिए आपको। 270 जो है टोटल वैकेंसी है, 27 वैकेंसी एक सर्विसमैन और जो 12 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। बैकलॉग वैकेंसी इसमें डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 4 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए हिंदी इंग्लिश बताया गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी 30 थी, एक सर्विसमैन के लिए 3, डिसेबल के लिए 1 वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी थी। सिक्किम के लिए नेपाली और इंग्लिश है, टोटल वैकेंसी 20 है, एक सर्विसमैन के लिए 2 है और इसमें डिसेबल के लिए नहीं है कोई वैकेंसी और ना ही बैकलॉग वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ अब्लिक न्यू दिल्ली, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश आता है। इसके अंदर हिंदी अब्लिक उर्दू आपको आनी चाहिए। 514 टोटल वैकेंसी है, जिसमें एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी बताई गई है 51 है, 23 डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए और 18 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए है। महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो इसमें दिया गया महाराष्ट्र के अंदर मराठी आपको आना चाहिए।
476 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है, जिसमें 47 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन, 20 डिसेबल एक्स सर्विसमैन। बैकलॉग 74 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है, डिसेबल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब बात करें जो मुंबई मेट्रो के अंदर गोवा, जिसकी भाषा है कोंकणी, टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी, जिसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है, डिसेबल के लिए नहीं है। बैकलॉग वैकेंसी भी कोई नहीं है। अब न्यू दिल्ली सर्कल की बात करें तो न्यू दिल्ली जो सर्कल है इसके अंदर दिल्ली, उत्तराखंड और अरुणाचल। न्यू दिल्ली के अंदर हिंदी बताया गया है। हिंदी जो टोटल वैकेंसी की बात करें हम 69 वैकेंसी है, जिसमें से 16 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए और 7 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है। बैकलॉग वैकेंसी कोई भी नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो इसमें उत्तराखंड में बताया गया है टोटल वैकेंसी 12 है। टोटल वैकेंसी 127 है, जो 12 वैकेंसी एक सर्विसमैन, 5 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन। बैकलॉग वैकेंसी कोई भी नहीं है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो टोटल वैकेंसी 20 है, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी इसमें 35 एक सर्विसमैन के लिए है और एक वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। आसाम में बात करें तो लैंग्वेज आसामी, बंगाली, बोडो, टोटल वैकेंसी 145 है, 14 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन, डिसेबल के लिए 6 है। डिसेबल जो अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें डिपेंडेंट भी आ जाएंगे, जो अपने शहीद के डिपेंडेंट हैं वो भी इसमें काउंटेड है। बैकलॉग वैकेंसी आसाम की बात करें तो 163 वैकेंसी बैकलॉग गई थी एक सर्विसमैन का, इसीलिए पिछले साल जीरो कटअप पे जो CPT 1 हुआ था उसमें जो भी एक सर्विसमैन थे सारे पास हुए थे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे डिसेबल एक्स सर्विसमैन का जो बैकलॉग वैकेंसी थी आसाम की 7 थी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 16 है, एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी और 17 वैकेंसी एक सर्विसमैन की बैकलॉग वैकेंसी थी, डिसेबल की कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद मेघालय, इंग्लिश, गारो, काशी लैंग्वेज है। टोटल वैकेंसी 32 है, जिसमें एक सर्विसमैन की 3 वैकेंसी है और एक जो वैकेंसी डिसेबल और बैकलॉग 44 वैकेंसी है और डिसेबल का बैकलॉग वैकेंसी 2 है। मिजोरम की बात करें तो मिजो यहाँ की लैंग्वेज जो 13 वैकेंसी टोटल वैकेंसी थी और इसमें एक सर्विसमैन वैकेंसी एक है, डिसेबल की कोई वैकेंसी नहीं है। बैकलॉग वैकेंसी 15 थी। उसके बाद बात करेंगे इसमें नागालैंड की, जो लैंग्वेज इंग्लिश बताया गया है और टोटल वैकेंसी 22 है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। बैकलॉग वैकेंसी काफी थी, एक सर्विसमैन के लिए 30, डिसेबल के लिए एक वैकेंसी बैकलॉग है, बाकी फ्रेश में नागालैंड के लिए डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए कोई भी नहीं है। त्रिपुरा की बात करें तो इसमें बंगाली और ब्रोको लैंग्वेज है। 22 एक सर्विसमैन टोटल वैकेंसी थी, जिसमें एक सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है, डिसेबल की नहीं है और 27 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी थी और 1 वैकेंसी बैकलॉग डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए थी। उसके बाद त्रिपुरा की बात करें तो बंगाली, ये त्रिपुरा का हो गया। नेक्स्ट बिहार, जो पटना सर्कल है बिहार और जिसके अंदर आता है दूसरा राज्य झारखंड। तो बिहार के अंदर हिंदी, उर्दू और हिंदी संथाली झारखंड के अंदर लैंग्वेज आता है। टोटल वैकेंसी की बात करें बिहार के अंदर 260 वैकेंसी है, जिसके अंदर एक सर्विसमैन की वैकेंसी 26 वैकेंसी है और 11 वैकेंसी जो डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए है और जो इसकी बैकलॉग वैकेंसी है एक सर्विसमैन का कोई नहीं है और ना ही डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए है बिहार के अंदर। झारखंड के अंदर बात करें 130 वैकेंसी टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर 13 वैकेंसी एक सर्विसमैन, 5 वैकेंसी जो है डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए है और उसके अंदर बैकलॉग वैकेंसी झारखंड के अंदर भी नहीं है। इसमें हम बात करेंगे केरला का मलयालम है। टोटल वैकेंसी 247 है, जिसमें 24 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए थी, 11 वैकेंसी डिसेबल एक सर्विसमैन और इसकी जो बैकलॉग वैकेंसी थी एक सर्विसमैन की 2 थी और 10 डिसेबल एक सर्विसमैन की बैकलॉग वैकेंसी थी। लक्षद्वीप की बात करें लैंग्वेज मलयालम, जिसके अंदर है टोटल वैकेंसी की बात करें इसमें टोटल वैकेंसी थी 3 वैकेंसी थी, एक सर्विसमैन के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो 508 है 508 एक सर्विसमैन की फ्रेश वैकेंसी और डिसेबल एक सर्विसमैन और डिपेंडेंट की 214 ये फ्रेश थी और इसकी लास्ट में 508 और 214 508 एक सर्विसमैन डिसेबल एक सर्विसमैन
214 और बैकलॉग में 613 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और 197 डिसेबल एक्स सर्विसमैन और प्लस जो अपने डिपेंडेंट है। तो ये थी डिटेल रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी मिला के स्टेट वाइज, सर्कल वाइज और लैंग्वेज भी यहाँ पे मैंने बता दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जैसा जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने बताया कि 1/4/2025 को आपकी एज 20 साल से न कम और ना ही 28 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें एक चीज और भी क्लियर किया है इन्होंने कि आपका जन्म 2/4/1997 और 1/4/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो जो भी जनरल कैटेगरी के हैं तो अभी आपको इसलिए हर एक नोटिफिकेशन में इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि 2/4/1997 और 1/4/2005 जो है 2005 है, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की बात करें तो जिसमें ओबीसी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस 10 इयर्स और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी जो है 13 इयर्स और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 इयर्स है। इसमें हम बात करेंगे एक सर्विसमैन के लिए। तो एक सर्विसमैन के और डिसेबल एक सर्विसमैन, इसमें जो अपने शहीद पर्सन के जो डिपेंडेंट हैं, इसमें सिर्फ उनको जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर दिया गया। इसमें वो इस एज रिलैक्सेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उनको उसमें रियायत नहीं दी जाएगी, छूट नहीं दी जाएगी। मैं वो आगे आपको उसका जो नोटिफिकेशन का जहां लिखा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, जितनी आपने सर्विस की है उसमें से टोटल एज में से माइनस करके आपकी 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्लस 3 इयर्स और आप कर सकते हैं। उसी प्रकार डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 8 ईयर है। तो ये एक सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन है ये हर एक गवर्नमेंट जॉब में इसी प्रकार से है, जैसा आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन और जो अपने डिपेंडेंट है उनके लिए कोई फी नहीं है, जीरो है। सिर्फ फी लगना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 750 रुपए इनकी फी लगनी है। बाकी इसमें ये बताया गया कि जो आपका फी है विल नॉट बी रिफंडेड, तो ये पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बताया गया है कि किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके ग्रेजुएशन किए हुए होना चाहिए और जो ग्रेजुएशन होने की डेट बताई गई है 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें ये बताया गया है जो सेमेस्टर ईयर में है, जो जैसे कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, अगर वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये पैराग्राफ 2 में ये चीज बताया गया है। वही चीज नोट में इन्होंने लिखा है कि अगर ये मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं ये 31 दिसंबर 2025 से पहले हुए होने चाहिए और उस पर डेट लिखा होना चाहिए। जो भी आप अगर दिखाते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो उसमें डेट मेंशन होना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा अगर आपका मार्कशीट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट होता है वो मन हो जाएगा, नहीं तो आपकी मतलब इसमें क्लियर है कि आप जो भी ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं उसमें आपको इस चीज का डेट मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें लिखा है बी के अंदर, नोट बी के अंदर जिसको मैंने रेट किया है, ये एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने बोला है कि जो भी एक सर्विसमैन मैट्रिकुलेटेड है
अगर उनके पास, अगर उन्होंने 15 साल सर्विस किया हुआ है और रिटायरमेंट के टाइम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रिटायरमेंट के टाइम उनको एक आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट जो मिला होगा वो इसके अंदर मान्य है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप 15 साल सर्विस करने के बाद जब आप पेंशन आते हैं तो आपके रिकॉर्ड द्वारा, आपके डिपो द्वारा एक आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है वो इस जॉब के लिए, ये इस बैंक के जॉब के लिए लागू है, बशर्ते उसका जो डेट है मिलने का 31 दिसंबर 2025 से पहले होना चाहिए। यानी कि आपका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले का होना चाहिए, क्योंकि जिस तारीख की आपकी रिटायरमेंट होती है उसी में उसका डेट लिखा होता है। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले वो चीज होना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है एसबीआई क्लर्क के लिए मान्य है। तो जिनके पास भी, जो भी एक सर्विसमैन के पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इस एसबीआई क्लर्क के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आर्मी में एक स्कैन किया हुआ आर्मी स्पेशल या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिसको बोलेंगे, ये इस प्रकार से मैंने इसमें पीपीटी में दिखाने की कोशिश की है कि ये है आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स है एक सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के बारे में कि हम इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है ये चीज होती है उसके अंदर। इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट में एक सर्विसमैन उनको माना जाएगा जो होम गृह मंत्रालय की तरफ से जो उन्होंने लेटर निकाला है, जो नोटिफिकेशन निकालना है 27 अक्टूबर 1986, बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो वही मान्य है, उन्हीं को एक सर्विसमैन बोला जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि जिन्होंने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर अगर 15 ईयर्स सर्विस की है, 15 साल के बाद रिटायरमेंट है, ये एक सर्विसमैन मान्य है। ये उस लेटर में का मतलब ही यही है और यही इसमें बताया गया है। डिसेबल सेकंड जो पैराग्राफ में लिखा है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन DXS, ex-servicemen who will serving in armed forces of the Union were disabled in operation against the enemy or in disturbed areas shall be treated as disabled ex-servicemen। इन्होंने ये बोला है कि एक डिसेबल एक्स सर्विसमैन उनको बोला जाएगा जो दुश्मन के खिलाफ किसी ऑपरेशन में अगर इंजोर्ड हुए हैं, उनको चोट लगा है, तो उनको डिसेबल एक्स सर्विसमैन मानेंगे। जैसे आप फॉर्म फिल करिएगा तो उसमें लिखा होगा कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन 40% अगर है, अगर आपके, तो ही वो डिसेबल मान्य होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो युद्ध के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके लिए इन्होंने बोला है कि सर्विसमैन किल्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशन वुड बी deemed to have been killed in action attributable to military service। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी सर्विंग पर्सनल अगर किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, मिलिट्री ड्यूटी के दौरान अगर वो शहीद होता है तो उसके डिपेंडेंट के लिए इसमें जो जैसे हम बता रहे थे वैकेंसी है DXS, डिसेबल एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन, ये उसमें है। इन्होंने ये भी क्लियर किया है, इसमें लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, इन्होंने बोला निम्नलिखित ऑपरेशन में मारे गए सैनिकों को सैन्य सेवा के कारण कार्रवाई में मारा गया माना जाएगा। जैसे युद्ध, जैसे इन्होंने लिखा है बार,
उसके बाद युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ युद्ध जैसी कार्रवाई या सीमा पे झड़प जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में होता है। उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है विदेश में शांति मिशन के दौरान। उसके बाद जो बताया गया है दुश्मन के जो माइंड फील्ड होते हैं, अगर उसमें कुछ हादसा हो जाता है या फिर अपना माइंड फिट्स युद्ध से पहले जो हम लगाते हैं उसको लगाते या निकालते टाइम अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर उसमें कुछ हो जाता है, तो ये सारे चीज इन्होंने क्लियर किया है। तो ये सारी चीज माना जाएगा इस वैकेंसी के लिए जो उनके डिपेंडेंट है, हकदार हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि जो अपनी वीर नारी हैं, जो अपने शहीद के सन और बेटी या करीबी कोई ऐसा रिश्तेदार जिसमें उसके परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसके लिए ये वैकेंसी लागू है। तो ये ज्यादा से ज्यादा चीज अपने एक सर्विसमैन को शेयर कीजिएगा, ये चीज को पता लगे। और ये इसमें ये चीज बताया गया है कि जो डिपेंडेंट हैं उनको सिर्फ वैकेंसी मिलेगी अलग से, और इसमें जो एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन और जो एजुकेशन में छूट है वो नहीं मिलेगी, ये क्लियर किया हुआ है। तो सिर्फ वैकेंसी उनको जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज डिपेंडेंट और सर्विसमैन क्लियर इन एक्शन वाले में टिक करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ मैं इम्पोर्टेंट नोट्स बताना चाहूंगा। ये इम्पोर्टेंट नोट्स जो इसकी नोटिफिकेशन है वहां से लिया गया है। तो इसमें जैसे फर्स्ट में लिखा गया है कि जो भी आर्मर्ड फोर्सेस के जवान हैं, सैनिक हैं, अगर वो रिटायरमेंट के बाद जो उनके एक सर्टिफिकेट मिलते हैं, डिस्चार्ज बुक होता है और एक या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, अगर उनके पास ये चीज़ नहीं है तो जो परफॉर्मा ए है, जो फॉर्म ए है, वो सबमिट करना पड़ेगा आपको, और फिल करके ज्वाइनिंग के टाइम में ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। सेकंड में बात कर लेते हैं जो इंडिविजुअल जो भी उम्मीदवार अभी ऑन ड्यूटी हैं, सर्विंग के अंदर हैं, तो उनको परफॉर्मा बी देना पड़ेगा। ये परफॉर्मा बी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर करा करके ये परफॉर्मा आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी यूनिट जो जिसके अंडर आप काम करते हैं, तो उनसे आपको ये चीज़ साइन करा के देना पड़ेगा। और इसके साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि आप 31/8/2026 तक आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो परफॉर्मा सी है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो इसके साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आप जो बेनिफिट है एक सर्विसमैन का भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक से मिलने वाले लाभों के हकदार हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है। थर्ड इसमें बात कर लें जो परफॉर्मा डी है, ये आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ये आपने ये जो सर्टिफिकेट है, जो भी उम्मीदवार है वो अपनी प्रारंभिक सेवा की अवधि पूरी कर ली है और विस्तृत कार्यभार पर उन्होंने जो ये फॉर्म परफॉर्मा डी है तो ये आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें जो है उल्लिखित ऐसे उम्मीदवार जो 31/10/2026 को या उससे पहले सेवा मुक्त होकर बैंक में कार्यभार ग्रहण करना होगा, ये प्रमाण पत्र आपको इसमें परफॉर्मा डी में लिखा हुआ है, ये करके आपको देना पड़ेगा। जो दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, ये टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल विल बी ट्रीटेड इज एक सर्विसमैन बेफ 15/11/1986। तो ये टेरिटोरियल आर्मी को एक सर्विसमैन माना गया है 15/11/1986 से, मतलब प्रादेशिक जो सेना के कर्मियों को 15/11/1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा। ये चीज़ लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है एक सर्विसमैन अगर ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट जॉब में एक सर्विसमैन कोटे पे कर रहा है तो ये उसके लिए मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ये उसको लागू नहीं है, अगर पहले से ही ऑलरेडी वो कहीं जॉब कर रहा है। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस फेज 3 तक जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और तो 3 इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 जो है आपके एग्जाम प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है CBT 1 है आपका,
ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होगा। मीडियम जैसे आपको मैंने बताया था, जो लैंग्वेज है मीडियम आगे मैं बताऊंगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में होना ही है, और मीडियम स्टेट वाइज भी कुछ हैं जो बताए गए हैं कि आप किस प्रकार से देना चाहते हैं। जो वहाँ के लोग किसी किसी स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज है तो उसमें भी पैटर्न है। हिंदी इंग्लिश तो है, शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ सालों से वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी टेस्ट होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स मिलेगा, 20 मिनट का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे आपके और 35 मार्क्स होगा, 20 मिलेगा। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन है, मार्क्स भी 100 है, और आपको 1 आवर्स मिलना है, 60 मिनट, 1 घंटे का है। तो जैसे इसमें जो सेक्शन वाइज कट ऑफ का नहीं है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में मार्क्स नहीं आया और बाकी में आ गए तो आपका नहीं, तो इस प्रकार से नहीं है आपका। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें। नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4। जैसे 1/4 का मतलब जैसे आपको 1 नंबर मिलता है तो आप एक क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर का 4th हिस्सा यानी 0.25 के हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है। जिसका भी CBT 1 क्लियर हो जाता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम जिनका क्लियर हो जाता है, फिर उनको फेज 2 में मेंस एग्जाम में एंट्री मिलेगी। तो मेंस एग्जाम में जैसे आप देख रहे हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन के नंबर होंगे 50 होंगे, मार्क्स भी 50 होगा, 35 मिनट इसकी टाइम मिलेगी। इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है 40 मिनट और 40 मार्क्स के 35 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जो आपके 35 मिनट। और मैथ की बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के 45 मिनट लगने। 190 का आपका 190 आपके क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे। तो इसमें एक चीज बताया गया है कि जो 60 नंबर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं LLPT लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसा मैं पहले बताया था, जो जिस स्टेट से 10th और 12th पास है, अगर वो उस स्टेट से फॉर्म फिल करता है तो जाहिर सी बात है कि वहां की लैंग्वेज के बारे में उसको पता है, तो उसका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये इस बार के नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि उसका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फेज 3 में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT आपको देना है। आप इसके लिए माइंडली प्रिपेयर रहिएगा। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपको जो टेस्ट है, जब आप नोटिफिकेशन देखिएगा विस्तार से, अगर आप भरने के लिए किसी दूसरे स्टेट से अगर आप भरते हैं तो आप उसको जरूर नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने एग्जाम का डिटेल भी बताया कि किस प्रकार से आपका टेस्ट होना है, ऑब्जेक्टिव होना है और आपका इंटरव्यू। तो आप एग्जाम भी होगा और आपका वाइवा और ओरल दोनों होना है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, पहले फर्स्ट एग्जाम होगा, प्रीलिम रिटन एग्जाम होगा, मेंस रिटन एग्जाम होगा। अगर जो किसी अदर स्टेट से हैं उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर सिलेक्शन ज्वाइनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो मोड ऑफ एग्जाम जो आपका मीडियम होगा, जैसे अंडमान निकोबार के हैं तो आपको वहाँ जो एग्जाम होगा जो इंग्लिश हिंदी में, जैसे आंध्र प्रदेश कहते हैं, अगर आंध्र प्रदेश में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इंग्लिश हिंदी तेलुगु उर्दू चारों लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के इंग्लिश हिंदी, तो ये हर एक राज्य में वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं, फिर भी लेकिन काफी SBI की तरफ से काफी इसमें स्टेट में बताया गया है कि वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से है।
बिहार के अंदर हिंदी इंग्लिश उर्दू है, छत्तीसगढ़ के इंग्लिश हिंदी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जो भी आप पैटर्न चाहते हैं एग्जाम देने के लिए तो आप दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी लैंग्वेज में भी आप एग्जाम CBT दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पे स्केल की। तो पे स्केल जो आपका बेसिक पे, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो बेसिक पे 24,050 रुपए आपके बेसिक पे होगी। तो ये इसमें सिर्फ बेसिक है, बाकी इसके अलावा आपको जो HRA, NRA और उसके बाद जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस TA DA वो अलग है, वो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो आपका DA होता है बाकी सबके लिए, तो आपके लिए भी वही चीज है। तो बेसिक की बात करें तो इसका जो ईयर वाइज अगर इंक्रीमेंट लगता है तो 3 साल आपको बेसिक में 1340 3 साल तक बढ़ाने के बाद आपकी बेसिक 28,070 हो जाएगी। फिर 3 इयर्स आपको 1650 इसमें बढ़ेगा, 3 साल 1650 तो आपकी बेसिक 33,020 रुपये हो जाएगी। फिर इसमें बताया 4 साल आपको 2,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। 4 साल, तो 4 साल आपको 2,000 आपके बेसिक में ऐड हो जाएगा, तो आपका 41,020 रुपये। तो इसका जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ये बेसिक हो गया और ये इसका ईयरली इंक्रीमेंट हो गया और ये ईयर हो गया। 3 साल तक कितने लगेंगे, फिर उसके बाद 1650 इसमें 3 साल ऐड करने के बाद आपका 33,020 हो जाएंगे। फिर आपको 4 साल 2,000 की बढ़ोतरी होगी, 2,000 पर ईयर, तो ये आपका 41,020 हो जाएगा। फिर 2,340 रुपये 7 साल तक बढ़ोतरी होगी आपकी, मतलब मंथ में ये चीज होते होते आपका 57,400 होगा। फिर आपकी बढ़ोतरी होगी 1 ईयर्स 4,400 की, तो आपके 61,800 होगा। फिर लास्ट में जो 20 ईयर्स तक का इसमें बताया गया है, तो टोटल 2,680 की होगी एक साल, तो 64,480 तक आप 20 साल के अंदर आपकी बेसिक पहुंच जाएगी। इसके अलावा SBI की तरफ से जैसे आपको पता है बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको मिलेगी। आपको SBI में काम करने वाले जो उसके स्टाफ है उनको काफी अच्छी SBI की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं। और जैसे बात करें जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनका इंक्रीमेंट इस हिसाब से +2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। तो 26,730 से आपकी शुरू होगी, और जो जैसे आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो गए हैं उनकी बेसिक, तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो इसमें एक सर्विसमैन के लिए पे प्रोटेक्शन है। तो जिस बेसिक से आप आए हैं आपको SBI उसी बेसिक से आपका पेमेंट शुरू करेगी बेसिक। तो इसमें एक सर्विसमैन के लिए ये चीज है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।